नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। इसमें चल रहा था क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर यानी कि इकाई 1। चैप्टर का नाम कहता है संसाधन एवं उपयोग। इसके पिछले वाले वीडियो में जो नहीं देखे हैं पहले उसे जब देखेंगे, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था संसाधनों का वर्गीकरण। क्या बताया था? संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के वर्गीकरण में आपको पहले बता दिए थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। संसाधन को कितने भागों में? दो भागों में, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन दूसरा बता दिए थे उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा बता दिए थे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और चौथा जो था विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर, ये जो विकास के आधार पर है, विकास के आधार पर संसाधन को भी चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो संसाधनों का वर्गीकरण, जो संसाधनों का वर्गीकरण है, तो संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। संसाधन का परिचय भी बता चुके हैं। संसाधन का वर्गीकरण तो चार आधार पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। तो चारों में से क्या है कि उत्पत्ति, उपयोगिता और स्वामित्व, ये तीनों क्या है कि ये तीनों का वर्गीकरण हम इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। चौथा आपका बच गया था विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। तो आज हम यही देखेंगे कि विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? चार भागों में। तो विकास के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है आपका यानी कि संभावित संसाधन। क्या आता है? संभावित संसाधन। तो पहला संभावित संसाधन, दूसरा हो जाएगा विकसित संसाधन, तीसरा आपका राष्ट्रीय संसाधन, चौथा दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा हो जाएगा भंडार संसाधन, चौथा हो जाएगा संचित कोष संसाधन। क्लियर? तो विकास के आधार पर संसाधन को कई भागों में? चार भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। तो कहेगा कि विकास के आधार पर, किसके आधार पर? विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है: संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। तो पहला समझते हैं कि संभावित संसाधन क्या होता है। संभावित संसाधन
तो संभावी मतलब क्या होता है? संभावना। संभावी मतलब क्या होता है? संभावना। तो संभावी मतलब होता है संभावना। तो बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका प्रयोग करने की संभावना है, जिसका प्रयोग करने की संभावना है, वैसा संसाधन जिसका प्रयोग करने की संभावना है। तो प्रयोग करने की संभावना है कहने का मतलब क्या है? कि इसका अभी प्रयोग किया नहीं जा रहा है, इसका भी प्रयोग किया नहीं जा रहा है, भविष्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि संभावना है, प्रयोग करने की संभावना है, उसे क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिसका प्रयोग करने की संभावना है उसे संभावी संसाधन कहा जाता है। जैसे मैं बात कर लें तो हिमालय क्षेत्र का खनिज, यानी कि जो हिमालय क्षेत्र है, तो हिमालय क्षेत्र के यानी कि हिमालय जो क्षेत्र है उसके भूमि के अंदर जो खनिज है, हिमालय क्षेत्र के यानी कि हिमालय क्षेत्र के भूमि की जो अंदर खनिज है उसका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है, तो भविष्य में करने की संभावना है, कर सकते हैं। तो हिमालय क्षेत्र यानी कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, किसका खनिज? हिमालय क्षेत्र के खनिज, यानी कि प्रयोग करने की संभावना है। जैसे बोल सकते हैं कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान का पवन ऊर्जा, राजस्थान का पवन ऊर्जा, यानी कि राजस्थान का पवन ऊर्जा। और गुजरात का बोल सकते हैं कि यानी कि गुजरात का सौर ऊर्जा, गुजरात का सौर ऊर्जा। तो ये सबको क्या है कि अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, प्रयोग करने की संभावना है। यानी कि वैसा संसाधन जिसका प्रयोग करने की संभावना है उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज राजस्थान, यानी कि राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा का प्रयोग करने की संभावना है। गुजरात में क्या है कि यानी कि बोल सकते हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करने की संभावना है। दूसरी बात है विकसित संसाधन। दूसरी क्या है? विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन किसे कहते हैं? तो विकसित संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है, वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसको वर्तमान समय में यानी कि वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है कहने का मतलब क्या है कि अभी के समय में जिस संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में प्रयोग करने की संभावना, यानी कि वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हो गया कोयला, तो कोयला का क्या है? कोयला का प्रयोग अभी हम लोग कर रहे हैं वर्तमान समय में। कोयला हो गया, फिर आपका पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो संसाधन है, तो ये सब संसाधन का क्या है? तो ये सब संसाधन का प्रयोग वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में हम लोग कर रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा? आपका विकसित संसाधन। तो पहला संज्ञा है संभावित संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका प्रयोग करने की संभावना है उसे क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में प्रयोग कर यानी कि जिसका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब का प्रयोग वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आपका विकसित संसाधन। तीसरा है भंडार संसाधन। तीसरा क्या है? भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन कहने का मतलब जो भंडार के रूप में है, भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन क्या हो जाएगा? तो वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, वैसा संसाधन यानी क्या चल रहा है आपका? भंडार। तीसरा क्या है? भंडार संसाधन। तो वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में है, हमारे पास है, हमारे क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन तकनीक के कमी रहने के कारण
तकनीक के कमी रहने के कारण, तकनीक के कमी रहने के कारण उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? भंडार संसाधन। क्या कहते हैं? भंडार संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, हमारे पास है, लेकिन तकनीक के कमी रहने के कारण, तकनीक के कमी रहने के कारण उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल, तो जल, जल क्या है? मतलब कि जल जो बनता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है क्या? जल। तो यह जो जल है, जल से क्या करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना। जैसे क्या है? जल हमारे क्षेत्र में मौजूद है, जल हमारे क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन तकनीक का कमी है, क्योंकि तकनीक के कमी रहने के कारण क्या है? जल से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका भंडार संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, हमारे पास है, लेकिन तकनीक के कमी रहने के कारण उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसे कहते हैं भंडार संसाधन। जैसे जल, जल हमारे पास मौजूद है और अधिक मात्रा में है, लेकिन तकनीक की कमी रहने के कारण उस जल से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? आपका भंडार संसाधन। चौथा है संचित कोष संसाधन। क्या है? संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, मतलब हमारे पास है, वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, हमारे पास है, तकनीक भी है, वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, तकनीक भी है, लेकिन उसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है, तो उसे संचित कोष संसाधन कहा जाता है। यानी कि वैसा संसाधन जो हमारे पास है, हमारे क्षेत्र में मौजूद है, तकनीक भी है, तकनीक भी है, लेकिन उसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन। जैसे क्या है कि नदी और, यानी कि नदी और तालाब में, नदी और तालाब के जल से, नदी और तालाब के जल से विद्युत उत्पन्न करना, नदी और तालाब के जल से विद्युत उत्पन्न करना। तो बताइए कि नदी और तालाब हमारे पास मौजूद है, और नदी और तालाब के जल से हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं, तकनीक भी है, लेकिन इसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है कि आने वाला भविष्य इसका उपयोग कर सके, इसका प्रयोग कर सके। उसे क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, हमारे पास है, तकनीक भी है, लेकिन इसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है, तो वैसे संसाधन को संचित कोष संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, तकनीक भी है, लेकिन इसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन। जिससे नदी और तालाब के जल से विद्युत उत्पन्न करना, विद्युत बनाना। अगला टॉपिक है कि आर्थिक एवं, यानी कि आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं? आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं? आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी देश की सीमा, किसी देश की सीमा, किसी देश की सीमा के बाद, किसी देश के सीमा के बाद का 200 किलोमीटर का क्षेत्र
किसी देश की सीमा के बाद का, किसी देश की सीमा के बाद का 200 किलोमीटर का क्षेत्र, कितना 200 किलोमीटर का क्षेत्र क्या कहलाता क्या कहलाता आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। इससे मान लिया जाए कि यह भारत देश की सीमा है, ये किसकी सीमा है, भारत देश की सीमा। तो भारत देश की सीमा यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो भारत देश की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है, तो इसके बाद भारत देश की सीमा के बाद का 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये जो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, तो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र। क्लियर हुआ। यानी कि किसी देश की सीमा, किसी देश की सीमा, तो किसी देश की सीमा के बाद का, किसी देश की सीमा के बाद का, किसी देश की सीमा के बाद का 200 किलोमीटर का क्षेत्र, 200 किलोमीटर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। किसी देश की सीमा के बाद, किसी देश की सीमा के बाद का 200 किलोमीटर का क्षेत्र, किसी देश की सीमा के बाद का 200 किलोमीटर का क्षेत्र क्या कहलाता, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। मान लेते हैं भारत देश की सीमा है, या मान लेते हैं अमेरिका देश की सीमा है। अमेरिका देश की सीमा यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। इसके बाद का 200 किलोमीटर का क्षेत्र, इसके बाद का 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र रहेगा वो क्या कहलाएगा, आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अगला टॉपिक है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधन नियोजन, संसाधन कहने का मतलब आपको पहले समझा चुके हैं कि जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है, जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। कहते हैं संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन कहने का मतलब होता है योजना के तहत, एक योजना के तहत, जो प्लान होता है ना, प्लान मतलब योजना, एक योजना के तहत, एक योजना के तहत संसाधन का उपयोग करना ही, एक योजना के तहत संसाधन का उपयोग करना क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन। एक योजना के तहत, एक योजना के तहत संसाधन का प्रयोग करना क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन। एक योजना के तहत कहने का मतलब क्या है, जैसे जल, तो जल आपका एक संसाधन है, तो जल का उतना ही उपयोग करेंगे जितना आवश्यकता हो, जल का उतना ही उपयोग करेंगे जितना आवश्यकता हो, कि ना कि फालतू में क्या किया कि जल को फालतू में खर्च कर रहा है। तो जितना आवश्यकता हो उतना ही उसका उपयोग करेंगे तो कहलाएगा एक योजना के तहत, एक योजना के तहत कहलाएगा। तो ये कहता है एक योजना के तहत संसाधन का उपयोग करना क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन। क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन। क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।